ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th का फिजिक्स। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। क्लास 12th के फिजिक्स में कौन से बेसिकली टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 12th का फिजिक्स है बेसिकली 3 पार्ट में हमारा डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकेंड पार्ट है आपका ऑप्टिक्स एंड थर्ड पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं हमारे पूरी फिजिक्स के। और ये अगर आप CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 2 बुक्स में आपका होगा NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें आपके बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI और AC, ये आपके 5 चैप्टर्स आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके बेसिकली 2 चैप्टर्स रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाला चैप्टर होगा, 2 चैप्टर्स इसमें होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक आपका सिंगल चैप्टर रहेगा। मैग्नेटिज्म में भी आपके 2 चैप्टर्स रहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, ये 2 चैप्टर और भी रहेंगे आपके। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। ऑप्टिक्स में बेसिकली लाइट के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें आपके बेसिकली 3 चैप्टर हैं। एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स रहेगा और वेव ऑप्टिक्स यहाँ पर होगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लेंस मिरर्स के बारे में। वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड पार्ट मॉडर्न फिजिक्स एंड लास्ट पार्ट आपका मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ये रहेगा, सबसे आसान भी होंगे। आपके 3 चैप्टर्स होंगे, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स। डुअल नेचर में बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेव, ये सब डिस्कस करेंगे। और एटम्स, न्यूक्लियाई बेसिकली आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड, जो आपने केमिस्ट्री में क्लास 11 में पढ़ा होगा। और लास्ट में आपका मॉडर्न फिजिक्स जो पार्ट 2 में आएगा वो सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली 3 सेगमेंट है। एक चैप्टर और लास्ट ईयर तक आपका होता था जिसको बोलते थे कम्युनिकेशन सिस्टम, वो इस बार से हमारे सिलेबस में नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली चैप्टर से हमारे पूरा फिजिक्स के। अगर इसमें हम ओवरऑल वेटेज देखें तो हमारा फिजिक्स का जो टोटल जो थ्योरी पेपर होता है वो कितना होता है, 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 70 मार्क्स में आपका जो डिवीज़न है वो क्या रहेगा आपका, जैसे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी देखें तो अराउंड ये लगभग कितना आपका 17 मार्क्स का आता है। ठीक है, 17 मार्क्स का, लगभग 15 मार्क्स का आप बोल सकते हो। थोड़ा अराउंड मैं जस्ट अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर बता रहा हूँ, इतना 15 मार्क्स का यहाँ पर आएगा। जो मैग्नेटिज्म आपका, EMI और AC, इन सब का टोटल मिला के आपका अराउंड कितना रहता है, 18 मार्क्स का यहाँ पर भी हो जाता है। ठीक है, 18 मार्क्स का यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका जो ऑप्टिक्स रहेगा, ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये टोटल मिला के आपका लगभग 17 मार्क्स का ये भी आएगा। ठीक है, 17 मार्क्स का ये आ जाएगा। इसके अलावा बाकी जो बचता है वो आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तो क्या रहेगा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आपका अराउंड 7 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा एटम्स, न्यूक्लियर 5 मार्क्स का आएगा। रिमेनिंग आपका डुअल नेचर ये आपका आ जाएगा। टोटल मिला के आपका 70 मार्क्स का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्लास 12 का फिजिक्स है, क्लास 12 का फिजिक्स का बेसिक सिलेबस होगा। हम जो इस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यूस ऑर्डर में हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहीं से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 का जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसमें बेसिकली जो आपका फर्स्ट पार्ट है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सा होगा, बिकॉज इसमें मैक्सिमम आपके मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा, डेरिवेशंस आपके ज़्यादा रहेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा होंगे। और इस पर हम जो चीज़ पढ़ेंगे, जैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और वो चार्ज हमने कभी इस टाइप से फिजिकली ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए भी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन उसमें डरने की कोई बात है नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या रहेगा, आसान रहेगा। इसके अलावा जो ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे, जैसे आपका ऑप्टिक्स हो गया एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये आपके ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक रहेंगे, तो इनमें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं होता है, तो उन पर हम ज़्यादा आसानी से कवर कर सकते हैं। कि तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से।
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली जो भी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से पढ़ेंगे, हम पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बेसिक जो एप्लीकेशंस होंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और हर क्लास के बाद आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिसमें आपके लॉजिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो वो हर लेक्चर के बाद आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करके भी आना है और इसके साथ साथ आपको अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से तैयार करना है और नोट्स को प्रॉपर तरीके से आपको क्लास के बाद या अपने घर पर बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो ओवरव्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले आपके बेसिक जो जस्ट मैं रफ आइडिया दे देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमारा बेसिक जो चार्जेस के बारे में आएगा, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज के बाद आपका आएगा इसमें कूलम्स लॉ आएगा, मेन जो आपका इसका टॉपिक रहेगा कूलम्स लॉ, जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ें, बाकी जो आपके डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं उनके अकॉर्डिंग उन पर फोर्सेस वगैरह डिस्कस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम जो बेसिक चीज़ होता है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चैप्टर में रहेगा उसको क्या करेंगे हम डिफाइन करेंगे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे जिसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हम इसमें आगे और भी हम आगे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, लाइन चार्ज की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। जो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, जैसे पॉइंट चार्ज है और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आपका हम एक और लॉ आएगा इसमें गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, गॉसेस लॉ, और उसके बेसिक एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके एप्लीकेशंस में। गॉसेस लॉ देखेंगे विद एग्जाम्पल्स, क्या गॉसेस लॉ होता है और उसका कूलम्स लॉ से रिलेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस, ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ बेसिकली ये आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको आप 1 भी बोल सकते हो, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसमें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपका पूरा डिस्कस होगा अप टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो 4 चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चार्ज से स्टार्ट करके हम डिफरेंट जो सिस्टम होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ आएगा उस पर डिफरेंट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि आपको इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेम क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इस तरीके से लिख सकते हो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है स्टेशनरी, स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है चार्ज पार्टिकल, स्टेशनरी मीन्स क्या होता है रेस्ट, ओके। तो इस पूरी चीज का मतलब क्या है, चार्ज एट रेस्ट, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये बेसिकली क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। So simply आप डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। वो चार्जेस जो आपके रेस्ट पर रहेंगे उनके बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और जो मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ेगा उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसे कि आपका नेक्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर चार्जेस मूव कर रहे होंगे। मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे भी चार्जेस मूव कर रहे होंगे। और इसके अलावा
जब चार्ज आपकी और एक्सीलरेट करने लगेंगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करना है। यहाँ पे चार्जेस क्या रहेंगे, रेस्ट पर रहेंगे। इस चीज़ पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। चार्ज क्या रहेंगे, रेस्ट पर। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे चार्जेस रेस्ट पर होंगे? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, ये आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए हैं लेकिन आपको जनरली पता नहीं होता है। जैसे कि क्या होगा, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप जाते हैं किसी जो गेट होता है, गेट का जो डोर नॉब होता है, नॉब या हैंडल बोल सकते हो उसको, जब गेट खोलते हैं तो कभी कभी आप जब उस हैंडल को पकड़ते हैं तो आपको क्या लगता है, अचानक से झटका लग जाता है, झटका लगता है और फिर वो झटका क्या हो जाता है, फिर जब आप दोबारा टच करते हैं तो फिर से वो झटका नहीं लगता है। ये झटका किसकी वजह से लगता है, जो डोर का हैंडल होता है उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो वहाँ पर बने रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, वो चार्जेस कहीं फ्लो नहीं करते हैं, बिकॉज जो डोर होता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, इसलिए वो चार्जेस वहीं पे बने रहते हैं। किस वजह से वो जनरेट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कई लोग उसको पकड़ते रहते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेशनरी चार्जेस आपके क्या होते हैं, उसके हैंडल में बने रहते हैं। जब कोई आदमी उसको पकड़ता है तो वो चार्जेस उसकी बॉडी के थ्रू कहाँ पर, ग्राउंड में फ्लो कर जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या होता है, कंडक्टिंग बॉडी होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा झटका महसूस होता है। और भी हम एग्जाम्पल बता सकते हैं इसके, जैसे आपने कई बचपन में एक स्केल लेते थे, हम स्केल लेते थे और उसको बालों से रगड़ते थे। स्केल लेकर जब हम बालों से रगड़ के उसको कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाने से वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता था, करता था नहीं करता था। तो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने का बेसिक रीज़न क्या है, बिकॉज जब हमने उसको स्केल को अपने बालों पर रगड़ा, जब हमने बालों पर रगड़ा तो उस स्केल के ऊपर क्या हो गए, सर्टेन आपके स्टैटिक चार्जेस डेवलप हो गए। समझ रहे हैं, स्केल पर क्या हो गए, आपके चार्जेस डेवलप हो गए। स्केल तो आपके इंसुलेटिंग है, चार्जेस कहीं फ्लो कर नहीं रहे, तो वो चार्जेस आपके डेवलप हो गए और उन चार्जेस ने जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये भी स्टेशनरी चार्जेस का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कभी आप बर्थडे पार्टी में जाते हो तो आप कह रहे हो तो जैसे बलून है, बलून को अपने बालों से रगड़ते हो, रगड़ के जब दीवार से लगा देते हो दीवार पे चिपक जाता है, तो उसका भी रीज़न वही है सेम। जो जब आप रगड़ते हो तो बालों से रगड़ने के कारण उस पर क्या जाता है, जो बलून है उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और वो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, जब आप उसको दीवार के पास ले जाते हो तो दीवार के वो अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेता है और वहाँ पर जाके चिपक जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जाम्पल है जो आपके क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स भी इसी तरीके से चार्ज होते हैं आपके, जब रगड़ने की वजह से भी क्लाउड्स भी आपके चार्ज हो जाते हैं, वो भी स्टैटिक चार्जेस के एग्जाम्पल हैं। और भी जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आपने कभी रात में अंधेरे में जब कपड़े वगैरह उतारते हैं, कुछ आपके जो ड्राई वेदर होता है जब, तो उसमें आपने देखा होगा कभी कभी आपको स्पार्क से दिखाई देते हैं, लाइट सी दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। वो लाइट किस वजह से होती है, कि हमेशा तो नहीं दिखाई देती, वो लाइट होती है इन्हीं स्टैटिक चार्जेस की वजह से। जब स्टैटिक चार्ज आपके डिस्चार्ज होते हैं तो उनकी वजह से आपको ये लाइट दिखाई देती है। तो बेसिकली ये बहुत सारे आपके डिफरेंट एग्जांपल्स हो जाएंगे जिनको आप समझ सकते हो। ठीक है, और उनको लिख भी सकते हो, नोट कर सकते हो, कभी आपसे पूछा जाए तो एक डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या होगा, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, इसमें चार्ज क्या रहेंगे, हमेशा रेस्ट पर रहेंगे, मीन्स मूव नहीं करेंगे। ओके, तो चार्ज आपके रेस्ट पर रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चार्ज के बारे में देख लेते हैं, चार्ज क्या होता है। पूरा जो स्टडी है आपको चार्जेस के बारे में, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि एक्चुअल में चार्ज होते क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, चार्ज। चार्ज क्या है, ठीक है, चार्ज है क्या एक्चुअली। तो चार्ज की बेसिक जो डेफिनेशन होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास है, मास को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, मास है किसी भी सब्सटेंस का, हर सब्सटेंस का मास होता है, हर सब्सटेंस का अगर मास होता है तो मास क्या होगा, मास क्या होगा, उस सब्सटेंस के अंदर जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो उसका मास होता है। ओके, सिमिलरली चार्ज को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, चार्ज का डिफाइन करने का तरीका क्या है, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस या फिर प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो सिंपल पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसमें, द प्रॉपर्टी ऑफ
property of matter due to which it produces or experiences electrical or magnetic effects. इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, चार्ज, और सिंपली बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी होगा। ओके, इसका अगर हम देखेंगे तो चार्ज क्या होगा, जैसे मास है आपका, मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मींस उसकी बेसिक प्रॉपर्टी। इसी तरीके से चार्ज भी आपका किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ये भी लिख सकते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मींस किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब इसमें आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मास है, किसी भी सब्सटेंस का मास होता है, हर सब्सटेंस का मास होगा। ठीक है, मास क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसी तरीके से चार्ज होगा, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर चार्ज है तो चार्ज क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताएगा, वो चार्ज होगा। तो वो क्या है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये बेसिकली चार्ज को डिफाइन करने का तरीका है। बाकी चार्ज को अगर आप अगर रिप्रेजेंट करोगे तो इसका हम सिंबल देख सकते हैं। चार्ज को आप क्यूब और स्मॉल क्यूब से लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे कैपिटल क्यू से लिखो चाहे स्मॉल क्यू से लिखो। अगर इसको हम देखेंगे, इसकी यूनिट देखेंगे एसआई यूनिट, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम में साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है कूलम, जिसके ऊपर हम कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे, और बाकी पूरी चैप्टर में कूलम्स लॉ पर ही आपकी पूरी कहानी है। ठीक है, ये एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम। इसके अलावा अगर हम चार्ज देखेंगे तो चार्ज क्या होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी है। किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है सिमिलर टू मास। मास की तरह स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज क्या होगा, चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो कितने टाइप के चार्ज होंगे वो भी हम देख सकते हैं। कौन कौन से टाइप होंगे, टाइप ऑफ चार्ज अगर हम देखते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं आपके बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये दो टाइप के आपके चार्ज होंगे। ठीक है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये दो टाइप के चार्जेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बेसिक चार्ज की कहानी है आपकी। चार्ज की यूनिट हो गया, चार्ज का सिंबल हम बता सकते हैं, चार्ज किस टाइप की क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, और दो टाइप के चार्ज होंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये तो बेसिकली चार्ज को हमने डिफाइन कर दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो क्या बताएगा, उसका चार्ज बताएगा। ठीक है, जैसे मास बताता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर बताता है, वैसे चार्ज क्या बताएगा, उसकी इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है तो चार्ज एक्चुअल में है किस वजह से, उसका बेसिक रीजन क्या है। ठीक है, और चार्ज है तो कैसे आया। ठीक है, चार्ज है क्या। ओके, तो बेसिक इसका चार्ज देखें तो इसका ओरिजिन ऑफ चार्ज हम डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज कहाँ से आया, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज आता कैसे। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम समझ लेते हैं, हम एटॉमिक लेवल पर चलते हैं। एटॉमिक लेवल पे देख लेते हैं, जैसे हमने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम पढ़ा था। एटम पढ़ा था, एटम के अंदर क्या होता है, एक हमारा न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है एटम के ऊपर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब हमें पता है कि अगर एटम जैसे आपका जनरली क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल, और उसमें तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहे हैं, और अंदर क्या होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतने ही प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अगर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन लिखते तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और चार्ज ऑन द प्रोटॉन लिखेंगे तो वो कितना होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपका बेसिकली चार्ज होता है। ठीक है, दोनों पर इक्वल अपोजिट चार्ज है, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है। तो अगर एटम न्यूट्रल है, अगर ये आपका न्यूट्रल एटम है, हम इसको क्या बोले न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतनी ही प्रोटॉन पे चार्ज होगा, तो प्रोटॉन तो क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक तो होगा एटम अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तभी तो न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हमें इसको क्या करना है चार्ज करना है, जैसे इसके ऊपर चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आता है, आपने पॉजिटिवली चार्ज एटम से पढ़े होंगे, नेगेटिवली चार्ज एटम से पढ़े होंगे। तो चार्ज कैसे आता है, जब ये ऐसे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बाहर नहीं आ सकते, ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, कभी बाहर नहीं आते, ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही बैठे रहेंगे। ओके, तो अगर ये इसमें क्या है आपका जो एटम है ये न्यूट्रल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब सपोज आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के भाग जाता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाता है, तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और प्रोटॉन्स कितने बचे, प्रोटॉन तो 5 ही 6 प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज था +6 प्रोटॉन के बराबर, और इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो कौन सा चार्ज यहाँ पर डोमिनेट करेगा, कौन सा चार्ज डोमिनेट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा डोमिनेट कर जाएगा, बिकॉज प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए ज्यादा। सिमिलरली अगर क्या होता है कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पर अंदर आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव करने के बजाय कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कोई जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर, तो अब इसमें क्या हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और प्रोटॉन तो कितने रहेंगे 6 प्रोटॉन ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7 और प्रोटॉन कितने रहे 6। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट क्या हो गया प्रोटॉन से ज्यादा हो गया, तो अब कौन डोमिनेट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, नेट चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से चार्ज की कहानी होती है, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कैसे किसी भी एटम पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर उसमें क्या हो जाएगा, अगर तो हम इसको जैसे समराइज कर लेंगे, अगर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो वो क्या होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा 0, और वो क्या होगा न्यूट्रल, क्या होगा न्यूट्रल। हम दूसरे अगर उसमें क्या ले लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, तो चार्ज कैसा होगा नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज, क्या बोलेंगे इसके लिए नेगेटिवली चार्ज। अगर वो क्या होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो जब इसमें क्या हुआ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो प्रोटॉन से कम है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल है तो वो क्या रहेगा न्यूट्रल रहेगा। ये चीज हमें क्या रखना है यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आया वो किसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहीं पर भी प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं पर प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है, जो भी हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, या तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए अंदर आए या फिर इलेक्ट्रॉन्स इसको छोड़कर गए। ठीक है, तो जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आएगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज आए चाहे वो पॉजिटिव चार्ज आए, वो किसकी वजह से आता है, किसकी वजह से आता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स अगर उससे लीव करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके अंदर आ जाएंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट
क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से होता है। ठीक है, जैसे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट है, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये दोनों न्यूट्रल हैं। हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल के इसमें दे दिए, हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल के इसको दे दिए, तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये बता सकते हैं। हमने इसमें से दोनों न्यूट्रल थे, पहले दोनों न्यूट्रल थे, अब क्या हो गया, हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाले इसको दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। समझ आ गया, मींस नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा, और इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। समझ आ गया? तो बेसिकली इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आता है। नेक्स्ट इसमें हम कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी हम सबसे पहले देख लेते हैं। चार्ज किस टाइप की क्वांटिटी है, सबसे पहले देख लेते हैं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। मींस इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के होंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल सी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम जानते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं इसको। जो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास रखेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव के पास रखेंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। इनमें क्या रहेगा आपका, रिपल्सन। तो सिमिलर चार्ज है आपके, रिपेल करेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव को पास पास रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को पास पास रखेंगे, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से पता चल गया यहाँ पे कौन से चार्ज है, सेम नेचर के चार्ज है। यहाँ पे इनका नेचर क्या है, सेम नेचर, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पर अपोजिट नेचर के चार्ज है। कैसे चार्ज है, अपोजिट नेचर के चार्ज है। तो अगर सेम नेचर के चार्ज को पास पास रखोगे तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट नेचर के चार्ज को पास पास रखेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल इनकी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन रिपल्सन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, हमने क्या किया, इसको बहुत सारे डिफरेंट चार्ज दे दिया। यहाँ से Q1 दिया, यहाँ से Q2 दिया, यहाँ से Q3 दिया, यहाँ से Q4 दिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से चार्ज दे दिया। तो आपसे पूछा गया कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या बताता है, जो भी टोटल चार्ज इस पर होगा वो इंडिविजुअल चार्ज के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। ओके, क्या होगा यहाँ पर, जो टोटल चार्ज रहेगा, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ये बोल सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज द algebraic sum of individual charges, individual charges। जिस पर नेट चार्ज आएगा Q, नेट चार्ज Q होगा,
वो कितना होगा, जितना भी आपने चार्ज दिया उनका एल्जेब्रिक सम होगा। तो Q लिख सकते हैं हम, Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। जितना भी आप चार्ज दोगे उसको एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है जो भी चार्ज आपने दिया उसको विद साइन आपको ऐड करना है, ठीक है। जैसे सिंपल सा हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, पहले हमने इसको क्या दिया, हमने इसको यहाँ से 1 कूलम दिया, यहाँ से 2 कूलम निकाल लिया, यहाँ से 3 कूलम दिया, यहाँ से 4 कूलम दिया, यहाँ से 5 कूलम बाहर निकाल लिया। आपसे बोला गया कि इसके ऊपर कितना चार्ज आया, ये हमें बताना है, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज आया, तो चार्ज निकालने के लिए सिंपल अलजेब्रिक सम कर देंगे। चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका अंदर आया उसको प्लस और जो बाहर गया उसको माइनस, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 कूलम अंदर आया आपका 1 प्लस 3 प्लस 4, ये आपका अंदर आया, बाहर कितना गया, बाहर गया आपका -5 और 2, ये आपका बाहर गया। तो नेट चार्ज कितना होता है, बचा है आपको 43718 और ये कितना होता है 7, तो ये आपका आ गया 1 कूलम। तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना होता है 1 कूलम। ये क्या होती है, इसकी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहाँ पर चार्ज जो ऑब्जेक्ट पर रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो जितना भी हमने चार्ज दिया है उसके एल्जेब्रिक सम के बराबर रहेगा, ठीक है। इसका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। समझ आया, तो सिंपल एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पर चल लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा, कंजर्वेशन एनर्जी सुना है आपने 11th में ही पढ़ा होगा, इससे पहले ही पढ़ा होगा। कोई भी अगर आपका कोई एक आइसोलेट सिस्टम है, आइसोलेट सिस्टम है, जैसे आइसोलेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये क्या है आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब उसके अंदर उसकी जो बाउंड्री है उससे कुछ भी लेन देन नहीं हो सकता, ना तो कुछ उसके अंदर जा सकता है ना कुछ उसके बाहर आ सकता है। तो आपने कंजर्वेशन एनर्जी में सुना होगा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। मींस क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से कंजर्वेशन चार्ज प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। मींस किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये लिख सकते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, for an isolated system the total charge always remains constant। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे इस आइसोलेट सिस्टम है तो जैसे अगर हम क्या लेते हैं, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ए और ये ले लेते हैं बी और ये ले लेते हैं सी। अगर इसके ऊपर क्या था आपका 2 कूलम था, इसका -3 कूलम, इसके ऊपर -4 कूलम इनिशियली ये चार्ज था। आपने कुछ इंटरनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो इनके ऊपर बाद में चार्ज कितना आएगा, बाद में चार्ज बता सकते हैं। सपोज इसके ऊपर 1 कूलम हो गया, इसके ऊपर 2 कूलम हो गया, तो इसके ऊपर थर्ड के ऊपर चार्ज बता सकते हैं, क्या होगा थर्ड के ऊपर चार्ज। यहाँ पर हम थर्ड के ऊपर चार्ज बता सकते हैं। पहले इनके ऊपर देख लेते हैं इनिशियल चार्ज कितना था, 2 -3 -4, कितना चार्ज था, इनिशियली चार्ज था 2 -3 -4, तो फाइनल भी यही चार्ज होगा 1 + 2 और इसके ऊपर मान लेते हैं Q होगा। तो कितना चार्ज बचा है, Q की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ से कितना हो जाएगा -3 -6 -10 -2 -8 कूलम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 कूलम चार्ज जाएगा, -8 कूलम। इस तरीके से कंजर्वेशन चार्ज निकाल सकते हैं। इस इनिशियल टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज। ये कंजर्वेशन चार्ज प्रॉपर्टी है, जितना पहले चार्ज होगा उतनी बाद में चार्ज रहेगा। वो चार्ज आपका इंटरनली ही ट्रांसफर हुआ है, कहीं से बाहर से नहीं आया, और चार्ज अंदर कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है, ना ही चार्ज आपका डिस्ट्रॉय होगा।
ये जो कंजर्वेशन चार्ज प्रॉपर्टी है ऑलरेडी आप कई जगह पढ़ भी चुके हो। केमिस्ट्री में मैक्सिमम आप केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर आपके आइंस वगैरह होते हैं वहाँ पे चार्जेस बैलेंस रहते हैं, चार्जेस को आपको बैलेंस करना होता है। और भी जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस आती हैं उनमें भी आपका चार्ज बैलेंस होता है। जैसे हम सिंपल सा एक रिएक्शन लिख लेते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का है आपका, जैसे क्या होगा, एक पॉजिट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो किसको, गामा फोटोन को जनरेट करते हैं। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शंस होगा। इसमें भी क्या है, पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल। दोनों कंबाइन करके गामा फोटोन बनाते हैं। फोटोन के ऊपर चार्ज क्या होगा, जीरो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन में हमेशा चार्ज क्या रहेगा, आपका बैलेंस रहेगा। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप बता सकते हो। ठीक है, तो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसमें इनवेरियंस ऑफ चार्ज। फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज मीन्स, इनवेरियंस का मतलब चेंज नहीं होना। तो चार्ज में क्या चेंज नहीं होता है, ये क्या है आपका, चार्ज का चेंज होना किससे रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चलने लगा तो क्या उसका चार्ज चेंज होगा, उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। तो यही बेसिकली इनवेरियंस ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी क्या बताता है हमें, कि जो आपका चार्ज होगा, चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका चार्ज उसके मोशन के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे जब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी स्पीड जैसे बढ़ने लगती है तो वहाँ पर आपका चार्ज चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मास चेंज होता है, अभी हम डिफरेंस में डिस्कस करेंगे मास, तो वहाँ पर ये चीज़ चेंज होने लगती है। ठीक है, लेकिन जैसे यहीं पर देख लेते हैं, कुछ अलग देखने की बात नहीं है हमें। ठीक है, जैसे चार्ज आपका होगा वो ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है, बट मास आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, मास कैसे चेंज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है, ये लिख सकते हैं मास चेंजेस विद स्पीड। मास हमारे स्पीड के साथ चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर। लेकिन ये जो मास चेंज होगा वो नॉर्मल स्पीड्स में नहीं होता है। ये स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होगी, यहाँ पे जो इक्वेशन क्या बता रहा है, पहले इक्वेशन समझ लेते हैं। m नॉट होता है रेस्ट मास, रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v क्या होती है यहाँ पर, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। v होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो चेंज होगा मास में चेंज कब आपका इफेक्टिव होगा, जब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है v वो बहुत लार्ज होती है। लार्ज कितना, जो क्या होगी आपकी अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड के बराबर होगी। अप्रोक्सीमेट मींस लाइट की स्पीड को जब अप्रोच करती है, लाइट की स्पीड अगर हम देखेंगे c क्या होता है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब स्पीड इसकी क्या होगी, बहुत कम, जैसे स्पीड क्या है, बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन c, v की वैल्यू बहुत कम है c के कंपेरिजन में, तो इसको अगर आप 0 मान लेते हो तो यहाँ पे m क्या रहेगा, m नॉट रहेगा। m आपका लगभग m नॉट के बराबर रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं रेस्ट मास। मींस ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है तो उसका मास क्या होता है, रेस्ट मास, और जब मूव कर रहा है तो वो उसका मोशन मास होता है। ठीक है, तो जब स्पीड उसकी बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसका मास सेम रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा। बट अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जैसे कि स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स में होता है, स्मॉल चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप मास देखो तो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास देखोगे तो वो 10⁻³ kg इस ऑर्डर का होता है। ठीक है, 10⁻³ kg इस ऑर्डर का होता है। अगर इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे तो इसका एक्सीलरेशन 10⁻31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऑर्डर का
हो जाएगा और इतने हाई एक्सीलरेशन से इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के को अप्रोच कर सकती है। इस वजह से उसका मास में वेरिएशन भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमें मास वेरिएशन कंसीडर करते हैं। आपकी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी में आप एक पढ़ोगे आगे जाके, आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो मास यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि मास आपका स्पीड के साथ चेंज होता है, बट चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट का स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा, ओके, समझ आया। ये बेसिकली क्या होता है आपका चार्ज की इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती है, मींस चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज उसकी स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। इसकी फिर प्रॉपर्टी इनवेरियंस ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। एक और देख लेते हैं, जो चार्ज होगा, कोई भी चार्ज है उसका इफेक्ट देख लेते हैं। अगर वो रुका हुआ है या फिर चल रहा है या फिर एक्सलेट कर रहा है तो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। फिजिक्स प्रॉपर्टी में देख लेते हैं हम। अगर जैसे कोई भी चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं Q, अगर ये आपका रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी आपकी क्या है, जीरो। तो एक क्या प्रोड्यूस करेगा, एक ओनली वन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर ये वाला चार्ज क्या करने लगा, आपका मूव करने लगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को B से लिख सकते हैं। दोनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, E एंड B बोथ दोनों प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसमें और देखते हैं, अगर आपका जो चार्ज क्या करने लगेगा, एक्सलेट करने लगा तो फिर क्या होगा, इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या रही है, कांस्टेंट नहीं, एक्सलेट करने लगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसे क्या हो गया, एक्सलेटिंग चार्ज, एक्सलेटिंग चार्ज है आपका। तो यहाँ पर एक्सलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इसके अलावा रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। रेडिएशन मींस क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी भी ये क्या करने लगेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी और रेडिएशन भी रहेगा। कुछ पार्ट इसका अल्टरनेटिंग करंट EMI में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली चार्जेस के मोशन के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट इफेक्ट हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेस इन आएगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो आपके सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं उनमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली चार्ज के मोशन से रिलेटेड आपकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम चार्ज डिस्कस कर रहे थे, इसलिए एक वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर बता दी। तो आगे जाके हम बहुत ज़्यादा चार्ज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उनके जस्ट इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। क्वांटाइजेशन मींस क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटा मींस क्या होता है, पैकेट्स मींस क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इन ए फिक्स्ड अमाउंट, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो किसका फिक्स अमाउंट, यहाँ पे किस चीज़ का फिक्स अमाउंट बोल रहे हैं, चार्ज। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन चार्ज मींस क्या होगा, जो भी चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो किसी एक फिक्स अमाउंट में ही होगा, ठीक है। किसी फिक्स अमाउंट में होगा, जैसे क्या है, जैसे कभी आप दुकान पे गए, आपको क्या खरीदना है, पेन खरीदना है। आप बोलोगे कि हमें 4 पेन दे दो, 8 पेन दे दो, यही तो बोलेंगे, 4 पेन दे दो या 8 पेन दे दो या 10 पेन दे दो, यही बोलेंगे। ये तो बोलेंगे नहीं कि आधा पेन दे दो या फिर 5.5 पेन दे दो, ये नहीं बोल सकते ना।
तो पेन का अमाउंट है वो फिक्स है, मीन्स आप तो या तो 1 मांगोगे या 2 मांगोगे या 3 मांगोगे, उसी के मल्टीपल में मांगोगे, आधा या 1.5 नहीं मांगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वहीं दूसरी चीज़ बोल दिया जाए कि आप क्या ले आओ, वहाँ से चीनी ले आओ, तो आप चीनी बोल सकते हो कि आधा केजी दे दो, 1.5 किलो दे दो, 3.5 किलो दे दो। तो यहाँ पर चीनी की जो अमाउंट है वो क्वांटाइज्ड नहीं है, वहाँ फिक्स नहीं है, आप फ्रैक्शंस में भी मांग सकते हो, ठीक है। तो क्या चीज़ क्वांटाइज होगी क्या नहीं होगी वो अलग अलग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चार्ज भी आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, यही क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है। तो क्या इसका सिंपल स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is integral multiple of elementary charge, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो एक एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो Q इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n क्या है आपका इंटीजर, n क्या होता है इंटीजर, और e क्या होगा आपका एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज। मीन्स क्या होगा, अगर आप यहीं से देखें n इंटीजर होगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल चार्ज क्या हो सकते हैं, पॉसिबल चार्ज क्या हो सकते हैं आपके, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल चार्ज देखेंगे तो n की वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू रखते जाएंगे तो क्या आएगा, सबसे छोटा चार्ज क्या आएगा e से छोटा चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, वो n की वैल्यू इंटीजर है। इसके अलावा और भी रख सकते हो आप, क्या आएगा 2e हो जाएगा, 3 5e, इस तरीके से 100e हो सकता है, और 1000t 1500 कितना भी आप लिख सकते हो, ये आपके पॉसिबल चार्जेस है। तो सबसे छोटा चार्ज क्या होगा, एलिमेंट्री चार्ज, इसलिए इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। इसकी वैल्यू आप ध्यान रख सकते हो, वैल्यू क्या होती है इसकी, ई की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ई की स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये ई की वैल्यू होती है। चार्ज ऑन द, अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस ई, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस ई, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ई की वैल्यू आपको ध्यान रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस तरीके लिख सकते हैं। ऐसे पॉसिबल चार्ज होगा मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप चार्ज दे सकते हो, या तो ई दे सकते हो, या 2e दे सकते हो, या 3e दे सकते हो, मीन्स आप उस ऑब्जेक्ट को चार्ज ओनली ई के मल्टीपल में दे सकते हो। जैसे पेन के लिए बताया था, या तो आप 1 पेन लोगे, या 2 पेन लोगे, या 3 पेन लोगे, उसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज या तो ई होगा, या फिर 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, 5e होगा, ऐसे चार्ज नहीं होगा। कैसे चार्ज नहीं होगा आपका, जैसे क्या ले लिया 2.7e ले लिया, 1/3e ले लिया, ठीक है। इसके अलावा -2/5e ले लिया, या फिर 1.5e ले लिया, इस तरीके से -1.5e, ये सारे चार्ज आपके पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं है। वो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है तो ओनली इंटीग्रल मल्टीपल में ही किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा, ठीक है। एक चीज हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब जैसे कई सारी आप बुक्स में पढ़ोगे कि क्या होगा, सर्टेन और पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स, इनकी डिस्कवरी हो गई है, कुछ पार्टिकल्स क्वार्क्स की डिस्कवरी हो गई है, ठीक है। अब ये क्वार्क्स क्या है, क्वार्क्स पार्टिकल्स ये क्या है, सब डिवीजन ऑफ एटम से आपको मिले हैं, मीन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इन पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और इन पर जो चार्ज पाया गया वो इलेक्ट्रॉन के जो एलिमेंट्री चार्ज के फ्रैक्शन में ही पाया गया, -e/3, और इस तरीके से +-2e/3, इस तरीके से चार्जेस पाए गए, ठीक है। एक क्वार्क्स पार्टिकल का चार्ज पाए गए। तो यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है कि जो आपका ए वाले चार्ज पार्टिकल तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को आपका वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन चार्ज एप्लीकेबल है
वो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। आपका एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एलिमेंट जो ए वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ए वाले पार्टिकल्स इनका सब डिवीजन से आए हैं, ठीक है, लेकिन ए वाले एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। हमारे लिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है? केवल यही 3 है। इसलिए हम जो सबसे छोटा चार्ज कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे? ई। ई क्या होगा आपका? सबसे छोटा चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। उनके बारे में कंसीडर नहीं करना है। और ये भी हम ध्यान रख सकते हैं, ये क्या होगा? ये नेचर में उतनी ज़्यादा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इनको एलिमेंट्री चार्ज हम वैसे भी कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आपका ऑलवेज एप्लीकेबल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप क्या करोगे? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, या फिर 2 दोगे, या 3 दोगे, या 10 या 1000, इस तरीके से दोगे, तो उसी तरीके से इसके ऊपर चार्ज भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वार्क्स वगैरह ये सब यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। आपका क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑलवेज एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तब इसमें जैसे कई बार इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया आपका, आपसे पूछा है कि जो चार्ज है इस लिख सकते हैं हम 5 कूलम, या बोल सकते हैं आपका 5 कूलम चार्ज पॉसिबल, इस 5 कूलम चार्ज पॉसिबल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे 5 कूलम चार्ज पॉसिबल है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 5 कूलम चार्ज पॉसिबल है, इससे पूछ सकते हैं। अब कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 पावर 18 इतना चार्ज पॉसिबल है, इतना कूलम चार्ज पॉसिबल, किसी भी ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। तो सिंपल हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यूज करके बता सकते हैं कि इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे? हमें चार्ज दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू गिवन है, क्यू इक्वल टू हो गया 1.6 इंटू 10 पावर 18, इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू ई, ई की वैल्यू रख देंगे, ई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, कितना हो जाएगा? तो n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, n की वैल्यू 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 पावर 37, 10 पावर 37, n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड जो इस चार्ज के लिए पॉसिबल होगा। तो n की वैल्यू अगर आपका इंटीजर आ रहा है, तो n की वैल्यू इंटीजर आएगा मीन्स क्या होगा? इतना चार्ज पॉसिबल होगा। समझ आ गया? तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में यही बताना है कि आपके n की वैल्यू इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, और आ रहा है तो चार्ज पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसमें से हम जो हमने क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बताया Q इक्वल टू n, उससे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, जो आपका 1 कूलम होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, वो बता सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज को क्या रख देते हैं 1 कूलम, चार्ज को 1 कूलम रख दो यहाँ पर, और इसको क्या रख दो n इंटू ई, रख देते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 कूलम चार्ज देना है तो उसमें हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू
इक्विवेलेंट टू 6.25 इंटू 10⁻⁻19, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इनसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आपको 1 कूलम चार्ज लाना है तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या रख सकते हैं, वैल्यू भी ध्यान रख सकते हैं। वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर यूज हो जाता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन पर एक कॉमन क्वेश्चन देख लेते हैं जो जनरली आपका पूछा जाता है। ठीक है, जनरली आप बुक में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या दे दिया, मास दे दिया या फिर कुछ वॉल्यूम दे दिया और आपसे पूछा गया कि उसमें कितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। उसी टाइप से क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक ग्लास फुल ऑफ वाटर है, ग्लास फुल ऑफ वाटर में कितना नेगेटिव चार्ज होगा। इसका वॉल्यूम भी आपको दिया है अराउंड 250 ml, 250 ml 250 ml आपका पानी है, उसमें नेगेटिव चार्ज आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें जो भी क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है या फिर आपको मास दिया है, तो सबसे पहले आपका स्टेप होगा मास कैलकुलेट करना। ठीक है, जो भी चीज़ दिया है उससे क्या निकालेंगे, मास। तो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं हम, मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास निकालेंगे तो कितना होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 250 ml और वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml, इतनी डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब इसका मास क्या हो गया 250 ग्राम, ये इसका वाटर का मास हो गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या था तो उससे मास। अब मास से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल टू मास, मास लिख सकते हो m से लिख सकते हैं मास को, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना हो गया 250 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वाटर क्या होता है H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल होता है, वाटर क्या होता है H2O और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, इतना इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, कैपिटल M ये होता है। ठीक है, तो ये 250 डिवाइड बाई 18 इतना क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, फिर नंबर ऑफ मोल्स से क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या लिखेंगे, कैपिटल एन से, कैपिटल एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर, एक मोल पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो उसको नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो ये कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻23, इतने क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या चाहिए, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल अगर लगाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या होगा, अगर हम H2O मॉलिक्यूल देखें तो H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर मॉलिक्यूल। इस एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल n से लिख रहे हैं तो कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई 10। एक मॉलिक्यूल में 10 है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, n मल्टीप्लाई बाई 10, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 250 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻25, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसमें, हमारा जो 250 ml पानी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए, अब कुछ नहीं बचा, हमें क्या लगाना है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज क्या लिख सकते हैं, टोटल नेगेटिव चार्ज Q इक्वल टू एन ही लगा सकते हैं, Q इक्वल टू एन इंटू ई, एन की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं 25/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 25/3 इंटू 10⁻25 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻19,
इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40/3 इंटू 10⁻6। तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड कर दो यहाँ से तो 1.33 इंटू 10⁻7 इतना कूलम चार्ज यहाँ से आ जाएगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप कर सकते हो, जहाँ पर आपको या तो वॉल्यूम दिया होगा या मास दिया होगा। अगर मास दिया है तो क्या करेंगे, मास से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हमें पता होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए फिर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाना है, उसको यूज करके हम नंबर ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल इसके ऊपर बेसिक एग्जांपल्स थे जो हम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चार्ज में, चार्ज की जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वांटाइजेशन चार्ज होगा यहाँ पर। एक और उसमें चार्ज में देखा था, जैसे हमने चार्ज देखा था 1 कूलम चार्ज देखा था, किसके इक्विवेलेंट होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स क्या होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत लार्ज नंबर होता है। मीन्स इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करना मुश्किल होता है, इसलिए 1 कूलम चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट होगा, इसलिए हम छोटी छोटी सी यूनिट्स यूज करते हैं। छोटी छोटी सी यूनिट्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है, स्मॉलर यूनिट्स हम देख लेते हैं। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज देख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 1 मिली कूलम हो गया इक्वल टू 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम हो गया 10⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम हो गया, ये हो गया 10⁻9 कूलम। और भी आप छोटी छोटी यूनिट्स यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपकी जनरली यूज होंगे। अब इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं चार्ज से रिलेटेड। चार्ज हमने डिस्कस कर लिया और इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली। अब कुछ बेसिक टर्म्स है वो देख लेते हैं। इसमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग से डिस्कस करने से पहले बेसिक टर्म है जो आप जनरली क्या होंगी, यूज होंगी, चार्ज से रिलेटेड है। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू चार्ज। बेसिकली टर्म्स रिलेटेड टू चार्ज क्या होंगी आपकी, जैसे सब्सटेंस होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में। कंडक्टर इंसुलेटर हम देख लेते हैं, बाकी तो फिर हम बाद में डिस्कस ही करेंगे। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होंगे जो चार्जेस को फ्लो करने देते हैं, जो चार्जेस को आसानी से फ्लो करने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, ये देख सकते हैं कंडक्टर्स charges can move easily, चार्जेस आसानी से मूव कर सकते हैं, चार्जेस कैन मूव इजीली। कंडक्टर्स में चार्जेस इजीली मूव कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकता है। एग्जाम्पल्स कंडक्टर्स के आपको ऑलरेडी पता है, क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम जो मेटल्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स में आ जाएंगे। वाटर हो गया वो, उसको भी कंडक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स आयरन कॉपर ये सब आपके मेटल्स होंगे इस तरीके से। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर देख लेते हैं। इंसुलेटर जिसका अपोजिट होगा, चार्जेस कैन नॉट मूव इजीली, और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। ठीक है, चार्जेस इसमें आसानी से मूव नहीं कर पाते। तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। इंसुलेटर्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे बोर्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपके इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली में डिफरेंस ध्यान रख सकते हैं जो हमारे लिए यहाँ पर यूज होगा, कंडक्टर और इंसुलेटर। इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स
कैन नॉट मूव फ्रीली, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दूसरा है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के साथ अटैच नहीं है। जैसे कि हमने बताया था एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के चले जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एटम के साथ अटैच नहीं है, वो मटेरियल में घूमते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो कंडक्टर्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बहुत लार्ज होता है, ठीक है, 10⁻17 18 होता है, उनमें क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, और नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसमें, अगर आप किसी भी कंडक्टर को कुछ चार्ज देते हो तो वो चार्ज अपने आप उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर distributes on its surface, अपने आप सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी चार्ज दो वो अपने आप सरफेस पे आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके सरफेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा इंसुलेटर में नहीं होता है। चार्ज इसमें क्या होगा, जहां पर भी आप रख दोगे वहीं पर रह जाएगा। चार्ज स्टेज एट द सेम प्लेस इन एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, इंसुलेटर में चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए जहां पर भी आप चार्ज रख दोगे इसमें वहीं पर रह जाएगा। ये चीज हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे क्या होगा, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या ले लिया है, एक कॉपर का स्फीयर लिया और एक क्या लिया है, ये प्लास्टिक का हमने क्या लिया, कोई बॉल ली, प्लास्टिक की बॉल ली। इसमें क्या किया आपने, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपका यूनिफॉर्मली जहाँ पर रख दोगे वहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो बेसिक इसमें क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कंडक्टर और इंसुलेटर दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं। इसी टाइप से एक और थर्ड टाइप के सब्सटेंस होते हैं सेमीकंडक्टर, जिसको आप सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपके कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में आते हैं। नेक्स्ट एक और इसमें टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं, जो आपका यहाँ पर यूज होगा वो क्या होते हैं, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग बोल सकते हो इसके लिए और अर्थिंग बोल सकते हैं। ग्राउंडिंग अर्थिंग का मतलब क्या है, ग्राउंडिंग अर्थिंग मीन्स अर्थ से कनेक्ट करना। अगर आप किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर को क्या करते हो, अर्थ से किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हो, तो उसका पूरा चार्ज कहाँ पे फ्लो कर जाता है, अर्थ में फ्लो कर जाता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के, कि जब हम किसी डोर हैंडल को पकड़ते हैं तो वो उसका पूरा चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो कर जाता है, कहाँ पर, अर्थ में। तो अर्थ क्या होता है, अर्थ इज द सी ऑफ चार्ज। अर्थ से आप कितना भी चार्ज ले लो और कितना भी चार्ज उसको दे दो, ठीक है। अर्थ क्या होता है आपका, अर्थ इज द सी ऑफ चार्ज। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अर्थ से कितने भी आप इलेक्ट्रॉन्स ले लो, कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, जैसे कोई भी आपका इस तरीके से कॉपर स्फीयर है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कॉपर स्फीयर है, इसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दोगे। अर्थिंग का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से अर्थिंग का सिंबल है। तो जितने भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, वो सारे अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। ये सिंबल होता है अर्थिंग का, ये सिंबल आपको ध्यान रखना है, अर्थिंग का इस तरीके से सिंबल होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आप किसी भी चीज़ को अर्थिंग से कनेक्ट करोगे, अर्थ से कनेक्ट करोगे तो ये सिंबल बना सकते हैं। वायर हो गया और ये अर्थ का सिंबल होता है। तो इस तरीके से पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे और कॉपर क्या बचेगा, फिर इसके बाद जो कॉपर आपका स्फीयर होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, ठीक है।
ये आपकी इसकी सिचुएशन हो जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। ये बेसिकली अर्थिंग का मतलब होता है। तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग का मतलब क्या है? कनेक्टिंग अ कंडक्टर और एन ऑब्जेक्ट टू अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग और अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। बाकी चार्जिंग होगा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्चार्जिंग हो जाएगा। चार्ज करना मतलब किसी को चार्ज देना चार्जिंग होता है, और उससे चार्ज रिमूव करना क्या हो जाता है? डिस्चार्जिंग हो जाता है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर चार्ज से रिलेटेड जो हमारी क्या होंगी यहाँ पर यूज होंगी। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा? कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी 3 डिफरेंट मेथड्स है चार्जिंग की। कौन सी मेथड है? सबसे पहला आपका मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 डिफरेंट मेथड, तो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं बाय फ्रिक्शन, मीन्स उसको रगड़ के। कैसे चार्ज करते हैं? इसमें वी चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय चार्जिंग बाय रबिंग। 2 ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे? रब करेंगे, तो उससे ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से हो गया। इनको क्या करना है? हमें इस तरीके से रगड़ना है। इस तरीके से रगड़ेंगे तो रगड़ने की वजह से जो क्या होगी? आपकी थर्मल एनर्जी डेवलप होगी। जैसे कभी आप हाथ रगड़ते हो तो गर्म हो जाते हैं, तो थर्मल एनर्जी डेवलप होगी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरीके से इसमें जो भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। और एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या होगा? जैसे इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पर चले गए तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन होगा, बिना फ्रिक्शन के चार्ज नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो 2 चीज़ों को रगड़ना है, रगड़ने की वजह से थर्मल एनर्जी डेवलप होगा। थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएंगे वो इलेक्ट्रॉन से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और तो एक ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पहले ही बताए थे। जैसे हम एक स्केल को रगड़ते हैं तो उस पर भी चार्ज आ जाता है। आपका जो क्लाउड्स होते हैं चार्ज, ठीक है, चार्जिंग ऑफ एन स्केल बताया था ऑलरेडी, एग्जाम्पल लिख सकते हो चार्जिंग ऑफ एन स्केल। क्लाउड्स का चार्जिंग ये बताया था, चार्जिंग ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स होते हैं उस मेथड से चार्ज होते हैं, ठीक है। बलून का चार्जिंग हमने बताया था, चार्जिंग जो क्लॉथ्स पर चार्ज आया था जो हमें रात में लाइट दिखता है वो भी इस तरीके से इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक कपड़े को किसी ग्लास रॉड से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर भी अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो डिफरेंट इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो बेसिकली मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो जनरली हमारा यूजफुल होगा जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इस टाइप का होगा इंसुलेटर ऑब्जेक्ट होगा। किसके लिए यूज होगा? यूज फॉर इंसुलेटर्स। बिकॉज यहाँ पर आपको रगड़ना पड़ेगा, तो आप रगड़ोगे जब, जैसे अगर हाथ से पकड़ के रगड़ते हो तो कंडक्टर्स को तो हाथ से पकड़ के नहीं रगड़ सकते, बिकॉज चार्ज पूरा फ्लो कर जाएगा। इंसुलेटर से उनके लिए जनरली ये क्या होता है? अच्छा मेथड होता है चार्जिंग के लिए। सेकेंड मेथड देख लेते हैं हम, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन मतलब क्या होगा? यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा? कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या होता है? चार्जिंग करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बाय एक्चुअल कांटेक्ट। चार्जिंग बाय एक्चुअल कांटेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना बाय एक्चुअल कांटेक्ट। एक्चुअल कांटेक्ट मींस एक्चुअल टच करा के। एक्चुअल टच करा के कैसे? जैसे क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज था, इस तरीके से कोई हमने कॉपर स्फीयर लिया, एक क्या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
इसके ऊपर क्या था, कुछ नेगेटिव चार्ज था हमें, और दूसरा एक और स्फीयर ले लेते हैं सेम, वो क्या न्यूट्रल है। हमने इसको क्या करा दिया, इसको इससे टच करा दिया। जब इसको इससे टच करा देंगे तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जो ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या बचेगा, इसके ऊपर कुछ कम इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या बचेंगे, इसके ऊपर कम, और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आपका इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या आ जाएंगे, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ गया। तो दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कंडक्शन। जब आप टच कर दोगे तो टच करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका चार्ज आ गया। ये मेथड होता है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। और जैसे कि कंडक्शन आपका किसमें होगा, ओनली कंडक्टर्स में पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर आप किसको चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। वो कंडक्शन किसमें होगा, कंडक्टर्स में ही होगा, बिकॉज कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक और चीज देख लेते हैं, अगर आपका दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट हमने लिए तो दो कंडक्टर लिए, दोनों का शेप और साइज अगर आइडेंटिकल है, दोनों का शेप साइज अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्या था, अगर आप कह रहे तो -10 कूलम चार्ज था, -10 कूलम था, और ये दोनों अगर आइडेंटिकल थे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब दोनों टच करेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, -5 कूलम आ जाएगा, इसके ऊपर भी -5 कूलम चार्ज आ जाएगा। ये चीज हमें क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका एक कॉपर का स्फीयर है या कोई भी कंडक्टर है जिसके ऊपर Q1 चार्ज था, एक दूसरा स्फीयर है जिसके ऊपर Q2 चार्ज है, दोनों क्या है, कंडक्टर्स है। ये क्या है, कंडक्टर्स जिनका शेप और साइज क्या है, सेम है। ये आइडेंटिकल कंडक्टर्स है, आइडेंटिकल कंडक्टर्स है। हम इनको क्या करा देते, टच करा देते, इनको टच करा देते। तो टच कराने के बाद जो चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज क्या होगा, दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस जो पहला स्फीयर था इसको A ले लो, इसको B ले लो। ठीक है, तो A के ऊपर चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2/2, और B के ऊपर भी चार्ज क्या हो जाएगा, B के ऊपर भी Q1 + Q2/2, इतना चार्ज हो जाएगा। ये बेसिकली चार्जिंग बाय कंडक्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज निकाल सकते हैं, कितना उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो बेसिकली चार्जिंग होता है बाय एक्चुअल कांटेक्ट। जब एक्चुअल कांटेक्ट करोगे आप तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में ट्रांसफर हो जाएंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। और कहाँ पर पॉसिबल होगा, या ओनली कंडक्टर्स में ही पॉसिबल होगा। समझ आ गए। अब इसमें जो हमारा लास्ट मेथड है वो और देख लेते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें लास्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, हम दूर से ही क्या कराएंगे, ऑब्जेक्ट को चार्ज कराएंगे। और इंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जिसको चार्ज कराना है वो क्या होना चाहिए, कंडक्टर ही होना चाहिए। आप ओनली किसको चार्ज करा सकते हैं, ओनली हम कंडक्टर्स को चार्ज करा सकते हैं। ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज। ओनली ऐसे ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो क्यों इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए हमें, वो उसके लिए मेथड हमें समझना पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं, एक अनचार्ज्ड कॉपर बॉल लेते हैं, एक क्या लेते हैं, कॉपर बॉल ले लेते हैं अनचार्ज्ड कॉपर बॉल लिया, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल कॉपर बॉल। और एक क्या ले लेते हैं हम, एक चार्ज रॉड ले लिया, पहले इसमें एक चार्ज रॉड जिसके ऊपर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो हम क्या रखते हैं, इसको इसके पास में रखते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, ये क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, प्लेस्ड इन क्लोज्ड कॉन्टैक्ट विदाउट टचिंग। बिना टच किए इसको जब हम पास में रखते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आ जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज आपका अपोजिट सरफेस पर इधर आ जाएगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर इस वाली सरफेस पर आ जाएंगे। अब क्या होगा, हमें अगर क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पे, इस कॉपर स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी भी इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज क्या है आपका 0, बिकॉज जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राउंडिंग और अर्थिंग की हेल्प लेते हैं। हम क्या करते हैं, रॉड को वहीं पर रखेंगे और स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से चले तो रॉड आपका यहीं पर रहेगा पॉजिटिवली चार्ज, और जो आपका कॉपर स्फीयर है यहाँ पर आपका क्या था, नेगेटिव चार्ज, इधर था आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इस वाली सरफेस को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इस वाली सरफेस को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे, जो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पूरे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज बचा, कुछ भी नहीं। ऑनली जो नेगेटिव चार्ज था जो इस साइड, वो इंटैक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर आप क्या कर दे तो रॉड को रिमूव कर दे तो पूरा नेगेटिव चार्ज अर्थ पे चला जाएगा, फिर से कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम अर्थिंग को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, रॉड को वहीं पर रखना है। ठीक है, अभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, रॉड को वहीं पे रखेंगे जहाँ पर रखा हुआ था, और जो इसका था, इसको जो कंडक्टर था उससे अर्थिंग को रिमूव कर देते हैं। अर्थिंग को रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अभी भी यहीं पे बना रहेगा। इस तरीके से अर्थिंग रिमूव कर दिया। ठीक है, अर्थिंग रिमूव कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके बने रहे तो इसके ऊपर क्या आ गया, अभी नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर भी चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अब क्या होगा इसमें, अब नेगेटिवली चार्ज हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, रॉड को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से रॉड को रिमूव करेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, आपका इंडक्शन मेथड से हम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या था, एक अनचार्ज कॉपर स्फीयर था, उसके पास में हमें एक चार्ज रॉड लेके आए। रॉड कैसे भी ले सकते हो, उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। तो उसके पास में रखना है हमें विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट के। जब आप बिना किसी कॉन्टैक्ट के उसके पास में रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे, और उनको अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अपने पास खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, तो ये वाली सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से वाली सरफेस जब पॉजिटिवली चार्ज हो गई, हमें क्या करना है, अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो इस पॉजिटिव चार्ज को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है अर्थिंग, अर्थिंग का हेल्प लेंगे। हम इस वाली सरफेस को किससे कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पर अर्थिंग कर दिया। इस वाली सरफेस जो अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा इस वाली सरफेस पर, वो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ओनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि आपका रॉड की वजह से यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, अर्थिंग को रिमूव करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, रिमूव अर्थिंग। अर्थिंग को रिमूव किया हमने, तो अर्थिंग को रिमूव करने के लिए हम रॉड को हटाएंगे नहीं, रॉड को वहीं पर रखना है जब हम अर्थिंग को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अर्थिंग रिमूव कर दी हमने, नेगेटिव चार्ज इसका वहीं पर रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसमें रिमूव द रॉड। इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिमूव
द रॉड। रॉड को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कॉपर स्फीयर आपको मिल जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कॉपर स्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, किसी भी कंडक्टर को आप इंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। इंडक्शन मेथड क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो चार्ज यहाँ पर आ रहे हैं वो इंड्यूस चार्जेस हैं। ये कौन से चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस हैं ये कौन से चार्ज होते हैं, इंड्यूस चार्जेस। जो इंड्यूस चार्जेस और इंड्यूस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आए हैं। ठीक है, ये किसी कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं आए, ये क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, इसलिए इस मेथड को इंडक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी 3 डिफरेंट मेथड्स थी, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, तो हमें ये कैसे पता लगाएं कि इसके ऊपर चार्ज है। मतलब क्या होगा, हमें कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया, ठीक है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया गया, तो आपसे बोला गया कि आप बताओ इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा केस ले लेते हैं हम, ए और बी। इस केस में दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, हमें 2 ऑब्जेक्ट दिए ए और बी। फर्स्ट केस लिया, दोनों क्या कर रहे हैं, उसमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेकंड केस लिया, दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। दोनों में से किस केस में हम बता सकते हैं कि ए और बी पर चार्ज होगा, किस केस में बता सकते हैं, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। क्या फर्स्ट केस में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि दोनों के ऊपर चार्ज होगा, या सेकंड केस में बोल सकते हैं कि दोनों केस में चार्ज होगा। बता सकते हैं किस केस में चार्ज होगा, फर्स्ट केस हो गया या सेकंड केस। फर्स्ट केस में बोल सकते हैं चार्ज होगा, फर्स्ट केस में चार्ज हो सकता है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो चार्ज पॉसिबल है। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपेल कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी रिपेल कर सकते हैं, तो सेकंड केस में भी हो सकता है। लेकिन कंपलसरी किस में है, हमें यहाँ पर क्या होगा, कंपलसरी बताना है। ठीक है, हो सकता है नहीं वाली बात नहीं है, यहाँ पर कंपलसरी बताना है किस में चार्ज हो सकता है। तो वो कौन सा केस होगा, सेकंड, फर्स्ट वाला नहीं होगा। तो 2 ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज है तो वो तभी पॉसिबल होगा, तभी डेफिनेटली आप बता सकते हैं जब दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो हमें डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि उनके ऊपर चार्ज है। क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, वो अट्रैक्ट कर सकते हैं किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, नहीं कर सकते। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चार्ज नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चार्ज नहीं है, दोनों का मास है, दोनों को पास में रख दिया तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव है तो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन चार्ज नहीं है तो भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि यहाँ पर चार्ज होगा। पर अगर दोनों के ऊपर चार्ज है, जैसे दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर चार्ज नहीं है तो कभी वो रिपेल तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कोई फोर्स होगा नहीं जिसमें क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। इसलिए जो आपका एक्चुअल टेस्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है वो कैसे बताएंगे, उसके रिपल्सन से। अगर 2 ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि उनके ऊपर चार्ज है, बट अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि उनके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ट्रू टेस्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग, टेस्ट ऑफ चार्जिंग इज repulsion, not attraction, because attraction can also takes place between charge between uncharged objects. Okay, तो
ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग क्या होगा? रिपल्सन, अट्रैक्शन नहीं होगा। रिपल्सन होगा तभी आप डेफिनेटली बता सकते हो कि उनके ऊपर क्या है, चार्ज है। अट्रैक्शन से नहीं बता सकते। तो बेसिकली चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज बताना है तो उसके लिए आपकी एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से आप बता सकते हो कि उसके ऊपर चार्ज है, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी बता सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव भी बता सकते हैं। ठीक है, उस डिवाइस से। ठीक है, वो आपने अर्ली क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो बेसिकली पूरी चार्ज की कहानी है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये आपका चार्ज के बारे में होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे।